गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने बातचीत की थी द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। तो हेडिंग डाल दें सभी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 यानी 1853 का चार्टर अधिनियम। तो यह है आज का टॉपिक। अब देखिए, इस टॉपिक में तीन बातें इंपॉर्टेंट है, यानी चार्टर एक्ट में हमें तीन ही बातें पढ़नी है। पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ तीन बातें। पहली बात तो हमें क्या पढ़नी है? पहली इंपॉर्टेंट बात तो इसमें यह थी कि यह लास्ट चार्टर एक्ट था। क्या था? लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया भाई। क्यों? क्योंकि 1857 में हो गई क्रांति और 1858 में कंपनी का शासन खत्म। 1858 का जो क्राउन एक्ट आया था उसमें कंपनी का शासन क्या हो गया? खत्म। और हम सब ये जानते हैं कि चार्टर को कहते हैं अधिकार पत्र, यानी इसमें किसी को अधिकार दिया जाता था। और किसको दिया जाता था? कंपनी को। और वो अधिकार क्या था? भारत पर शासन करने का, यानी रूल करने का अधिकार दिया जाता था। अब कंपनी का शासन ही खत्म हो जाएगा 58 में, तो किसको रूल करने का अधिकार दोगे? ये चीज है। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था, क्योंकि चार्टर का मतलब होता है किसी को अधिकार देना, और अब कंपनी का शासन खत्म तो अधिकार की बात ही खत्म। तो इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया भाई, ये लास्ट चार्टर एक्ट था। तो पहली बात तो है इसमें ये भाई। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, वैसे अगर आप लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं, यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। इट वॉज लास्ट चार्टर एक्ट। इट वॉज लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक है भाई। अब दूसरी बात इसमें देखते हैं, दूसरा सिस्टम क्या है भाई, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट का दूसरा क्लोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करता है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। ठीक है। आज का प्रत्येक युवा, हर यूथ जिस समस्या से जूझ रहा है, कंपटीशन कंपटीशन, इसकी शुरुआत इसी चार्टर एक्ट से हुई थी भाई। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है प्रतियोगी परीक्षा। क्या होता है? प्रतियोगी परीक्षा। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा इंडिया में प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया था। यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू होते हैं भाई। इससे पहले इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी सरकारी नौकरियों में कोई एग्जाम नहीं होता था, किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं। ठीक है। किसी तरह का उस तरह से इंटरव्यू भी नहीं होता था जैसा इस सिस्टम में लागू किया गया। देखो, कंपनी में भी नहीं होता था। इंडिया के इतिहास की छोड़ो, कंपनी की हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ नहीं होता था। कंपनी में कैसे नियुक्तियां होती थी, कैसे नौकरियां मिलती थी? कंपनी में एक संस्था थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये था एक, इसको कहते थे निदेशक मंडल। क्या कहते थे इसको? निदेशक मंडल। और ये कहां पर था? ये था लंदन में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसमें 24 मेंबर्स डिसाइड किए गए भाई। तो कंपनी में जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी, छोटी पोस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी पोस्ट जिसे हम अधिकारी कहते हैं, तो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, अपॉइंटमेंट होता था, वो सिर्फ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। अपने हिसाब से बना देते थे अधिकारी। बोले इंडिया में अधिकारी बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो बना देते थे अपने हिसाब से। सिर्फ इसी का शासन चलता था। लेकिन अब ये चीजें बदल दी गई भाई। अब कहा गया कि अब कोई भी नियुक्ति इनकी मर्जी से नहीं होगी। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इस एग्जाम को जो क्लियर करेगा उसी को सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। ठीक भाई। अब देखिए, इसी पॉइंट्स को लागू करने के लिए 1854 में एक कमेटी बनी, और इस कमेटी को कहते हैं मैकाले कमेटी। क्या कहते हैं? मैकाले कमेटी। मैकाले के बारे में हम आपको कभी बाद में बताएंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जब हिस्ट्री शुरू करेंगे तब। ठीक है ना। क्योंकि अगर आधुनिक भारत को समझना है ना, तो इस आदमी को समझना बहुत जरूरी है।
तो 1854 में मैकाले के अंडर में एक कमेटी बनाई, इस कमेटी ने सिफारिश की और इन्हीं की सिफारिश से इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनना चलना शुरू हो गए भाई। आज जितने भी सिविल सर्वेंट है ना, आईएएस हैं, आरएएस हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितनी भी एग्जाम्स होती है, सबकी शुरुआत इसी से हुई थी भाई। ठीक है भाई, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप सेकंड पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो भाई, लिखना चाहो तो लिख लो। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं, भारत में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ हुआ। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ हुआ। ठीक है ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट जॉब या कंपनी जॉब कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर कंपनी जॉब बिगेन्स, शुरुआत हुई भाई। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। उस जमाने में कंपनी की नौकरियां थी भाई, सरकारी नौकरी का मतलब, अच्छी जॉब का मतलब कंपनी की जॉब। तो ये हो गया भाई सेकंड पॉइंट, प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ हुआ। इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे ब्रैकेट लगा के मैकाले कमेटी, या फिर ऐसा लिख लो, इसकी शुरुआत 1854 में मैकाले कमेटी की सिफारिश पर हुई। किसकी शुरुआत है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भाई। इसकी शुरुआत 1854 में मैकाले कमेटी की सिफारिश पर हुई भाई। ठीक है भाई, बाय द सजेशन ऑफ मैकाले कमेटी इन 1854। तो ये चीज है भाई सेकंड पॉइंट। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे इस तरह का कोई कि प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किस चार्टर एक्ट से हुआ, तो 1853। किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ? मैकाले कमेटी। तो ये हो गया भाई सेकंड पॉइंट। अब देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा मुझे और याद आई चीजें। देखो, आप जब रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठता होगा कि कौन वो शख्स था, कौन सा देश था जिसमें सबसे पहले ये सिस्टम चला। तो देखिए भाई, सबसे पहले रिटन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसकी शुरुआत चाइना में हुई थी भाई। कहां पर हुई थी? चाइना में। चाइना में सिस्टम क्या था? चाइना में आज से तकरीबन 2500 साल पहले सिस्टम यह था कि चाइना में लैंग्वेज एक ही चलती थी, मंदारिन। क्या चलती थी? मंदारिन, मैंडेरिन कहते हैं इसको इंग्लिश में। लेकिन इस लैंग्वेज को चाइना में 20 तरीके से बोलते थे, लिखते एक तरीके से थे, बोलते 20 तरीके से थे। तो चाइनीज कहीं का भी हो, आपस में जब मिलते थे अलग अलग जगह की चाइनीज, तो बोलते थे वो समझ में नहीं आता था, लिखते थे वो समझ में आ जाता था, है कि नहीं? तो कोई भी सिविल सर्वेंट बनेगा तो उसको कहीं भी अपॉइंटमेंट मिल सकता है चाइना में, तो उसको चाइनीज लैंग्वेज बोलने के वो 20 तरीके आने चाहिए, लिखने का भी तरीका आना चाहिए। तो उसमें कई सिस्टम था। और चाइनीज लैंग्वेज आप जानते ही हैं बहुत टफ है। तो वहां पर एक शासक थे वैसे सी हुआंगटी, आज से तकरीबन 2200 और कुछ साल पहले। तो उन्होंने चाइना में सारा सिस्टम मिटाने का प्रयास भी किया था, लेकिन फिर भी ये सब नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया? चाइना में लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम्स की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। ठीक है, जैसे दुनिया में कागज कहां बना? चाइना में। कागज की शुरुआत कहां से हुई? चाइना से। जैसे बारूद की शुरुआत किससे हुई? चाइना से, गन पाउडर जिसे हम कहते हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहां से हुई? चाइना से। वैसे ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत भी कहां से हुई? रिटन एग्जाम की शुरुआत भी कहां से हुई? चाइना से। लेकिन चाइना में तरीका पुराना था, वो लैंग्वेज का नॉलेज टेस्ट करते थे। आधुनिक युग की बात करें तो पर्सिया है। क्या है? पर्सिया। पर्सिया मतलब हिंदी में कहते हैं परसा। परसा जर्मनी का एक रियासत थी भाई। ठीक है भाई, देखो जैसे भारत के पहले 562 रियासतें थी, वैसे जर्मनी भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड था। उनको रियासतें कहते थे, स्टेट्स कहते थे। ठीक है भाई, उसमें एक शक्तिशाली स्टेट था जिसका नाम था परसा या पर्सिया इंग्लिश में कहें तो। इस पर्सिया में आधुनिक प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ हुआ भाई। यहां तो प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चाइना में, लेकिन पर्सिया में किसका होता है? मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत होती है। यहीं से ये चीज कहां पर आई? इंग्लैंड में आ गई, फ्रांस में आ गई, और फ्रांस में आते आते ये चीजें इंडिया में आ गई। तो यहां से ये शुरुआत हुई भाई। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे ना कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ दुनिया में सबसे पहले कहां हुआ? चाइना में। आधुनिक का कहां हुआ? तो क्या कहोगे आप? परसा में या पर्सिया में। ठीक है, पर्सिया क्या है? जर्मनी का एक रियासत थी।
इसी रियासत ने, इसी पर्सिया का वो पीएम था बीस्मार्क, जिसने जर्मनी को एक किया था भाई। आपने नाम सुना का ओटो वॉन बीस्मार्क, जिसने एक पॉलिसी अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, रक्त और लोह की नीति, और उसने जर्मनी को क्या कर दिया था, एक कर दिया था। तो ये चीजें भी थोड़ी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की भाई। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया भाई, इसकी शुरुआत की गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कह सकते हैं हम, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया भाई, विधान परिषद का गठन किया गया। इसे हम छोटी संसद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, छोटी संसद, यानी स्मॉल पार्लियामेंट, ये कह सकते हैं। देखो आज आपके सामने जो दिल्ली में पार्लियामेंट है, संसद है, जिसके दो पार्ट हैं, दो ऑर्गन हैं। वैसे ऑर्गन तो उसके तीन है, प्रेसिडेंट भी उसी में आता है, लेकिन उसके हाउस कह सकते हैं, सदन कह सकते हैं, दो है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो आज जो पार्लियामेंट देश पे शासन करती है, जो देश के लिए कानून बनाती है, उसकी शुरुआत इस एक्ट के द्वारा हुई थी भाई। आज तो उसमें काफी मेंबर है, 543 लोकसभा में है, 245 के आसपास वहां पर है, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम काफी है, सिस्टम क्या है, काफी है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। शुरुआत क्या हुई, 10 लोगों से हुई। कितने सदस्यों से हुई, 10 सदस्यों से। देखिए इस चार्टर एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा हमने एक संसद बनाई इंडिया में। क्या बनाई, एक पार्लियामेंट बनाई थी, छोटी सी लेकिन थी पार्लियामेंट। और अब ये क्या करेगी, इंडिया के लिए लेजिस्लेशन करेगी, यानी इंडिया के लिए कानून बनाएगी। अब ये सब क्यों हुआ, इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले आप एक लाइन लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे, तीसरे पॉइंट में लिखोगे इसको, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर इंडिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया वाज स्टेब्लिश्ड, गठन किया गया। और आगे लिख लो, इसने छोटी संसद के रूप में काम किया, इसने छोटी संसद के रूप में काम किया। इट वाज लाइक ए स्मॉल पार्लियामेंट, इट वाज लाइक ए स्मॉल पार्लियामेंट। ठीक है भाई। अब ये सब कैसे हुआ, अचानक से छोटी संसद बना दी या इसकी कोई प्रोसीजर थी, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद थी। क्या थी, एक कार्यकारी परिषद। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आपको बताया था, इसको कहते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक, तो ये एक काउंसिल थी भाई, और इसमें कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे। कितने थे, 4 थे। हकीकत में 1853 से पहले, यानी इस चार्टर एक्ट के आने से पहले सारी पावर्स इसमें थी, इस कार्यकारी परिषद में। इंडिया के लिए कानून बनाना यानी लॉ मेकिंग करना इसी का काम था। ठीक है, और इसको अप्लाई करना, इनफोर्स करना भी इसी का काम था, यानी इसको लागू करना या इसको कह सकते हैं एग्जीक्यूट करना, इसी का काम था। तो एक तरह से कार्यकारी परिषद इंडिया की पार्लियामेंट थी भाई। क्या थी, इंडिया की पार्लियामेंट थी। क्यों, क्योंकि इंडिया के लिए कानून यही बनाती थी। और दूसरा, यही इंडिया की क्या थी, मंत्री परिषद थी, यानी एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, यानी क्या थी, सरकार थी भाई, मंत्री परिषद थी भाई, यानी क्या थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। तो 1853 से पहले सारी पावर इस कार्यकारी परिषद में थी। इसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था, इसमें 4 मेंबर्स होते थे, यही कानून बनाते थे, यही कानून लागू करते थे, सारी पावर्स इनके पास थी। लेकिन अब जमाना बदल गया। 1853 में क्या किया, एक सिस्टम लाया गया। क्या लाया गया, एक सिस्टम लाया गया। और इस सिस्टम में क्या किया गया, 6 और लोग शामिल किए गए। कितने,
6 और। यानी इस एक्ट में प्रावधान यह किया गया कि जब भी ये कार्यकारी परिषद कानून बनाएगी, जब भी ये कार्यकारी परिषद क्या बनाएगी, कानून, तो वो क्या करेगी, 6 लोगों को और शामिल करेगी। ठीक, और वो 6 लोग कहां से आएंगे, 4 तो आएंगे बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। ये 4 प्रेसिडेंसी थी भी उस जमाने में। देखो पहले तो प्रेसिडेंसी 3 ही थी शुरुआत में, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, फिर कलकत्ता को क्या नाम दे दिया गया, बंगाल का, और एक और नहीं बना दी, आगरा की। ठीक है ना, अवध वाले इलाके को जब जीता ना तो उसको एक प्रेसिडेंसी बना दी, उसे आगरा की प्रेसिडेंसी कहते हैं। और 2 कहां से आएंगे, 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। यानी यहां पर पावर को क्या करते हैं हम, पावर को अब बांटना शुरू कर दिया। पहले सारी पावर सेंट्रलाइज्ड थी, लेकिन अब पावर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, और यह करना शुरू कर दिया कि कानून लागू करने का काम तो इनका अब भी है, इस कार्यकारी परिषद का कानून लागू करने का काम तो अब भी है। यानी एज ए मंत्री परिषद तो काम अब भी करेगी ये, लेकिन जब कानून बनाएगी, यानी जब वो पार्लियामेंट का काम करेगी, तो 6 लोगों को और बुलाएगी। ठीक, 4 लोग आएंगे इन प्रेसिडेंसी से अपॉइंट होके, और 2 लोग आएंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। और अब कितने हो गए टोटल, 4 ये हो गए और 6 ये हो गए, टोटल हो गए कितने, 10। कितने हो गए टोटल, 10। और ये 10 लोग मिलके ही कानून बनाएंगे, और इन 10 लोगों के ग्रुप को ही क्या कह दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह दिया गया भाई। ठीक है भाई, तो ये चीज था। अब तो कानून बनाने की पावर आ गई इसमें, ये पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी। अब पावर डिवीजन हो गया, ये क्या करेंगे, कानून को लागू करेंगे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, ये देश की सरकार हो गई मंत्री परिषद, और ये कानून बनाएगी, और ये देश की प्रारंभ की क्या होगी, पार्लियामेंट है छोटी छोटी। अब तो हमारे देश की सरकार में मंत्री परिषद में 75 मंत्री होते हैं, 75 से लेकर 80 के बीच में, लेकिन उस जमाने में कितने थे, 4 ही थे मान लो। और अब हमारे यहां पर कोई पार्लियामेंट में 790 के आसपास बन जाते हैं, 88 के आसपास, लेकिन अब यहां पर कितने हैं, 10 ही हैं। तो शुरुआत में ऐसा हुआ था भाई। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखने से कुछ चीजें स्पष्ट नजर आती हैं हमें। पहले तो आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं वैसे, ठीक है, आप इसको वैसे इसमें क्या उतारना है आप साथ साथ लिखते ही रहते होंगे, देख लेना आप इसको बार बार। अब देखिए इससे क्या चीज सीखने को मिलती है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। इसमें एक पॉइंट तो ये निकल के आता है, इसी चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक चीज और की शुरुआत हुई थी। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी भाई। किसकी शुरुआत हुई थी, स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव की। यानी जैसे आज हम क्या करते हैं, राज्यसभा में एमपी चुन के भेजते हैं ना, स्थानीय विधानसभाएं। जैसे राजस्थान में 10 सीट है राज्यसभा की, और उन 10 राज्यसभा के एमपीज को कौन चुनाव करता है, कौन इलेक्ट करता है, राजस्थान की विधानसभा करती है। हरियाणा में हरियाणा की विधानसभा, यूपी में यूपी की विधानसभा, वहां पर 31 सीटें है कि नहीं। तो ये सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि आज राज्यसभा में हम अपने मेंबर चुन के भेजते हैं, तो इसे स्थानीय प्रतिनिधित्व कहते हैं। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत हुई 1853 से भाई। तो ये एक नई चीज है, ये भी देख सकते हैं। दूसरा इसमें हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि कार्यकारी और विधायी, विधायी कहते हैं कानून बनाने को, कार्यकारी कहते हैं कानून लागू करने को। तो कार्यकारी और विधायी शक्तियों का पृथक्करण यानी अलग अलग करना, यहीं से शुरुआत हुआ था। ठीक है भाई, तो ऐसी कई चीजें हम क्या कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। तो चौथा पॉइंट लिख लो आप कहीं लिखना चाहो तो। हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा था शायद इसमें, कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जिसने छोटी संसद के रूप में काम किया। उसके नीचे लिख लो, इस संसद में या इस परिषद में 10 सदस्य थे। इस परिषद में 10 सदस्य थे। कितने थे, 10 सदस्य थे, ये लिख सकते हैं आप, है। दिस काउंसिल है 10 मेंबर्स, ठीक है। और इसको ऐसे करके एक वो भी बना सकते हैं आप, एक टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। 10 में से आप क्या करोगे,
4 किसके हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, कार्यकारी परिषद के, ऐसे कर सकते हैं। और इन 6 में 4 किसके आएंगे? प्रेसिडेंसी से। कहां से आएंगे? प्रेसिडेंसी से। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा। और 2 कहां से आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज। नीचे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई। नीचे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ये पार्लियामेंट की तरह काम करेगी और ये कैबिनेट की तरह काम करेगी। तो भैया इतने पॉइंट्स हो गए। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसमें 4-5 जितने भी, उसका आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। इसी अधिनियम के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इसी अधिनियम के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। कौन सा प्रतिनिधित्व है? स्थानीय प्रतिनिधित्व। ठीक है भाई। दिस एक्ट begins local representative in central legislative council. begins local representative in central legislative council. अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी एवं विधायी कार्यों का पृथक्करण किया गया। कार्यकारी एवं विधायी कार्यों का पृथक्करण किया गया। This act divided executive and legislative works. ठीक है भाई, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, ठीक है, डिवाइड किया गया। इसके बाद में एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए भाई, कहने को तो हमने क्या बना दी? लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। इसमें 6 लोग क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुमत इनका होगा। ये चाहेंगे वैसा ही कानून बनेगा। लेकिन इसमें कमी छोड़ दी हमने। पता क्या कमी छोड़ दी? इसमें कमी ये छोड़ दी कि ये 4 लोगों की जो काउंसिल है ना, इसको वीटो की पावर दे दी। ये समस्या कर दी। यानी केंद्रीय विधान परिषद जितने भी कानून बनाएगी उसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल वीटो कर सकती है। लेकिन हमेशा नहीं करती थी भाई। कोई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता था ना, तभी करती थी, वरना नहीं करती थी। लेकिन हां, कर सकती थी वीटो की पावर। ये वीटो वाली सिचुएशन लास्ट तक रहेगी भाई। जब तक हम आजाद नहीं हो जाते ना, तब तक गवर्नर जनरल के पास एक खास पावर रहती थी और वो वीटो की थी। ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल हमारे प्रति जिम्मेदार नहीं था, हमारे लिए नहीं सोचता था, इंग्लैंड के लिए सोचता था। तो जो चीज इंग्लैंड के लिए खतरा पैदा होती थी इंडिया में, उसको वो वीटो कर देता था। तो ये चीज है इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो आप, 5वां 6वां जो भी है। इसमें क्या लिखोगे? इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को विधि निर्माण में निषेधाधिकारी शक्ति प्राप्त थी। वीटो को क्या कहेंगे? निषेधाधिकारी शक्ति प्राप्त थी। निषेधाधिकारी शक्ति प्राप्त थी। ठीक है भाई। दिस एक्ट प्रोवाइड वीटो पावर इन लॉ मेकिंग। प्रोवाइड वीटो पावर इन लॉ मेकिंग टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल, वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। ठीक है भाई। तो लगभग यही बातें थी जो हमने क्या किया, इस सिस्टम में पढ़ा। ठीक है, अब एग्जाम की बात करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा? ये चीज जरूरी है भाई। आप हमारा वीडियो पूरा नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं है, लास्ट के 5 मिनट देख लिया करें। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या चीज आएगी। ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट था लास्ट स्टार्टर एक्ट, एग्जाम में नहीं पूछेगा। सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड पॉइंट, इसमें यह सवाल पूछेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत इंडिया में कब हुई। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? चार्टर एक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, कब हुई। तो वो कमेटी थी मैकाले और 1854। ये चीज पूछ सकता है भाई आपसे। यानी भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुभारंभ किस कमेटी से हुआ? मैकाले कमेटी से। अगर साल पूछे तो 1854। ठीक है भाई। वैसे इसका एक अलग से चैप्टर चलेगा अपने,
ये चैनल चार्टर एक्ट के बारे में शायद इसमें नहीं पूछेगा। और एक चीज याद रखना, ये सिविल सर्विस में ज्यादा पूछता है, मैकाले कमेटी के बारे में कि किस कमेटी की सिफारिश से इंडिया में ये सब हुआ, तो ये चीज इंपॉर्टेंट आ गई। फिर तीसरे पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन किसमें हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ, तो इसी एक्ट के तहत हुआ भाई। और बाकी सवाल आपसे शायद नहीं पूछेगा भाई। स्थानीय प्रतिनिधित्व है, वीटो की पावर है, इस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसका मतलब छोटे एग्जाम जैसे पटवारी है, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, और कोई एग्जाम्स है डिफेंस वगैरह के, उसमें दो ही सवाल बनते इंपॉर्टेंट, मैकाले कमेटी एंड केंद्रीय विधान परिषद का गठन, जिसे हम छोटी संसद कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, बस इतना ही। ठीक है ना, वैसे याद करो तो अच्छी बात है, नहीं याद करो तो इतने में काम चल जाएगा। तो आज बस इतना ही, अगली बार हम पढ़ाएंगे 1858 का क्राउन एक्ट। धन्यवाद।